जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था और अभी तक हम इसके 7 लेक्चर कर चुके हैं। यह हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें कि हम इम्पेडिमेंट्स करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था कि इम्पेडिमेंट्स होते क्या हैं या फिर मुस्लिम मैरिज के अंदर रुकावटें क्या होती हैं और उन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है और वो कितने प्रकार की होती है। अगर किस प्रकार की अगर रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अगर एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स है तो वो कभी भी दूर नहीं होती। तो ये 2 इम्पेडिमेंट्स थी जो मैंने बताई थी, जो 2 पार्ट में डिवाइड की थी हमने। सबसे पहली थी एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स और एक रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स। एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स के अंदर हमने लिखा था पोलिएंड्री, कॉन्संग्यूनिटी, एफिनिटी एंड फोस्टेज। पोलेंडरी का मतलब होता है बहुपतित्व और कॉन्सेंग्यूनिटी मतलब कुर्बत, अफिनिटी मतलब मुसरत और फोस्टेट मतलब रिजा। तो आज हम अपने इस लेक्चर में सिर्फ एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी सारी रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स को कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, वन बाय वन करके हम अपनी ये इम्पेडिमेंट्स या फिर जो मुस्लिम मैरिज के अंदर आने वाली परमानेंट रुकावटें हैं जिसकी वजह से अगर वो शादी होती है तो वो एक तरीके से क्या मानी जाएगी, नल एंड वॉइड मानी जाएगी वो शादी। तो वो इम्पेडिमेंट्स कौन से हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है पोलिएंड्री। सबसे पहला हमारा पोलिएंड्री का मतलब क्या होता है, बहुपतित्व, यानी एक से ज़्यादा पति रखने की प्रथा हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिएंड्री बोलते हैं। जहाँ पर रूल रेगुलेशन होते हैं कि भाई आप एक से ज़्यादा पति रख सकते हो। तो मुस्लिम मैरिज के अंदर इसके लिए क्या कंसेप्ट है, मैरिड वुमेन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द substance of the फर्स्ट मैरिज। यानी कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक महिला है तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि उसकी फर्स्ट मैरिज का कोई भी सब्सटेंस बाकी बचा हुआ है। यानी एक टाइम पर, इसका पूरा मतलब क्या हुआ, एक टाइम पर मुस्लिम वुमेन 2 मैरिज नहीं कर सकती। ये क्या माना जाएगा, ये एक तरह से बिल्कुल एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट है। यानी बिल्कुल अगर वो ऐसा कर भी लेती है, एक अगर मैरिज है उसकी, एक मुस्लिम महिला ने मैरिज कर रखी है लेकिन वो क्या करती है, उस मैरिज के दौरान ही दूसरे आदमी से शादी कर लेती है, तो उसकी सेकंड मैरिज एक तरह से वॉइड ट्रीट की जाएगी और फर्स्ट मैरिज को ही सही माना जाएगा। सेकंड है हमारा कॉन्सेंग्यूनिटी। कॉन्सेंग्यूनिटी इसको बोलते हैं कुर्बत। मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में इसको बोल देते हैं कुर्बत बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है रक्त संबंधित। यानी एक मुस्लिम मेल या फीमेल किसके साथ शादी नहीं कर सकती, जो भी मेल या फीमेल उसके क्या है, रक्त संबंधित है। और रक्त संबंध के अंदर कौन कौन एंटर होंगे हम वो लिखेंगे। पहले हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं इसका। प्रोहिबिशन टू मैरी सम ऑफ ब्लड रिलेशंस जो आते हैं। सो सबसे पहले है हमारा असेंडेंट्स दैट इज मदर, ग्रैंड मदर एंड हाउ हाई सो एवर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमने पहले बताया था इसका मतलब क्या होता है पिछले लेक्चर में। ओके, तो असेंडेंट दैट इज मदर, ग्रैंड मदर एंड हाउ हाई सो एवर का मतलब क्या हुआ, एक मुस्लिम मेल किसके साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी खुद की माता के साथ या फिर अपनी खुद की माता के साथ या फिर अपनी दादी की माता के साथ वो क्या नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। असेंडेंट बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी ऊपर होते चले जाए, माँ, उसकी माँ की माँ, उसकी माँ की माँ की माँ, उसकी माँ की माँ की माँ की माँ,
ऐसे करके जो भी चले जाए उसको क्या बोलेंगे हम, असेंडेंट दैट इज मदर, ग्रैंड मदर एंड हाउ हाई सो एवर। और डिसेंडेंट में क्या आएंगे, जो नीचे की ओर है, नीचे की ओर आएगा उसके हम लिख देते हैं डिसेंडेंट, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। डिसेंडेंट्स दैट इज डॉटर, ग्रैंड डॉटर एंड हाउ लो सो एवर। अपनी खुद की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी बेटी की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता, और उसकी बेटी हो नीचे और भी उनके साथ शादी नहीं कर सकता। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी नीचे चले जाओगे आप बेटियों की लाइन में, उनके साथ एक मुस्लिम मेल शादी नहीं कर सकता। थर्ड आता है हमारा रिलेशन, रिलेशंस ऑफ सेकंड रैंक ब्रदर और सिस्टर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स। यानी कि अपने खुद के भाई के साथ नहीं कर सकती एक लड़की मैरिज, अपनी खुद की बहन के साथ एक लड़का मैरिज नहीं कर सकता, और अपनी बहन और भाई के बेटा या बेटी के साथ भी वो क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। रिलेशन ऑफ सेकंड रैंक, इनको बोलते हैं रिलेशन ऑफ सेकंड रैंक ब्रदर और सिस्टर एंड देयर डिसेंडेंट्स। थर्ड हमारा फोर्थ हमारा आता है पैटर्नल एंड मैटरनल अंकल एंड आंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पैटर्नल और मैटरनल अंकल और आंट्स के साथ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि अपने मम्मी और पापा के जो अंकल आंटी हैं उनके साथ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, अगर उसके पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, यानी पिता की तरफ से होती है जो चीज़, और मैटरनल का मतलब होता है मातृक, यानी जो माता की ओर से होती है। जैसे कि पैटर्नल का मतलब है खुद का सगा चाचा हुआ या सगा ताऊ हुआ, उसको क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। ओके। और पैटर्नल आंट किसको बोलेंगे, उसकी चाची को नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, पैटर्नल आंट बोलेंगे उसकी फादर की ओर से उसकी बहन को, यानी मासी को बोले, मासी को क्या वो बोला जाएगा, सॉरी बुआ को बोला जाएगा, जो कि भाई की अपने फादर की उसके फादर की बहन होगी, वो क्या होगी, बुआ होगी। तो बुआ को क्या बोला जाएगा, फादर की ओर से पैटर्नल आंट बोला जाएगा। यानी इसमें क्या आया, एक तो आया चाचा या फिर ताऊ या फिर बुआ, ये किस में आएंगे, पैटर्नल अंकल आंट में आएंगे। और मैटरनल अंकल आंट में कौन आएंगे, मैटरनल अंकल आंट में आएंगे जो मम्मी के भाई है या बहन है। मम्मी के भाई क्या होगा, मम्मा होगा उसका। इसमें मामी बिल्कुल भी कवर नहीं होगी, क्योंकि वो कॉन्सैंग्यूनिटी के अंदर कवर नहीं होगी, क्योंकि वो रक्त संबंधित नहीं है, वो मैरिज की वजह से रिलेशन बना हुआ है। तो मामा होगा और एक होगी मासी होगी। अगर ये है तो वो किसके अंदर कवर होगी, मैटरनल अंकल एंड आंट के अंदर वो कवर होएगी। इसमें चाचा ताऊ बुआ कवर होंगे, इसमें मामा या मासी कवर होंगी। ये हमारा खत्म होता है कॉन्सैंग्यूनिटी। नेक्स्ट है हमारा एफिनिटी। नेक्स्ट हमारा है एफिनिटी। थर्ड है एफिनिटी। एफिनिटी को हम कहते हैं मुसरत, मुसरत या फिर संबंध, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, थोड़ा सही कर लेता हूँ। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ मैरिंग certain relation with whom relationship arises on account of marriage।
यानी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि हमारे मैरिज की वजह से बनते हैं, हमारी मैरिज या हमारे फादर की मैरिज की वजह से बने हैं, और वो रिश्तेदार बने हैं, हम उन रिश्तेदारों के साथ शादी नहीं कर सकते। वो कौन से रिश्तेदार होंगे? सबसे पहला आता है, सबसे पहला है हिज वाइफ्स मदर और ग्रैंड मदर हाउ हाई सो एवर। हमने पिछले बारे में कॉन्सेंग्यूनिटी में किया था हिज मदर एंड ग्रैंड मदर हाउ हाई सो एवर। वो क्या थी? लड़के की खुद की माता थी, लेकिन यहाँ पर जो कवर हो रही है वो कौन है? वाइफ की मम्मी है। यानी कहने का मतलब है उसकी सास है, लड़के की सास है या सास की माँ है। उनके साथ एक लड़का क्या नहीं कर सकता? मुस्लिम मेल शादी नहीं कर सकता। या फिर एक लड़की क्या नहीं कर सकती? अपने ससुर के साथ शादी नहीं कर सकती, या अपने ससुर के जो पिता हैं उनके साथ भी क्या नहीं कर सकती? शादी नहीं कर सकती। सेकंड आता है हमारा हिज वाइफ्स डॉटर और ग्रैंड डॉटर एंड हाई हाउ लो सो एवर। तो ये हमारा थोड़ा टेक्निकल है। देखा जाए तो नेक्स्ट पिछले स्टेप में हमने क्या किया था? डिसेंडेंट्स दैट इज डॉटर ग्रैंड डॉटर हाउ लो सो एवर। वो क्या थी? उसकी खुद की बेटी थी, लेकिन यहाँ पर जो डॉटर कवर हो रही है वो उसकी खुद की बेटी नहीं है, इसकी वाइफ की बेटी है। अब आप ये कहोगे खुद की बेटी और वाइफ की डॉटर में क्या अंतर है? तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मुस्लिम मेल का अधिकार है कि वो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, यानी 4 मैक्सिमम शादियाँ कर सकता है। तो हम इसको ऐसे मान के चलेंगे, एक मेल उसकी जैसे मान लो सेकंड वाइफ है, उसकी सेकंड वाइफ है, वो पहले से ही एक लड़की थी उसकी, या फिर एक बच्ची उसकी पहली मैरिज से थी, और उसने एक ऐसी लड़की के साथ शादी की है जिसके पहले से ही एक लड़की है। अगर उसके साथ शादी कर ली है तो वो क्या नहीं कर सकता? उसकी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, या फिर उसकी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जिसकी माँ से उसने शादी कर लिया। लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन है, इस केस में एक एक्सेप्शन है जहाँ पर वो क्या कर सकता है? अपनी ही वाइफ की डॉटर के साथ शादी कर सकता है। वो एक्सेप्शन क्या है? इफ मैरिज विद हर मदर और हिज वाइफ हैज नॉट बीन कॉन्जुमेटेड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? एक मेल है, उसने अगर वो क्या चाहता है? अपनी ही वाइफ की लड़की के साथ शादी करना चाहता है, जो कि उसकी फर्स्ट मैरिज की वजह से वो उस वाइफ की लड़की थी। तो वो एक कंडीशन में शादी कर सकता है, अगर उसने अभी तक अपनी वाइफ के साथ कंजुमेशन नहीं किया है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हुआ है। यानी कहने का मतलब है, अगर एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक मुस्लिम मेल है, वो क्या करता है? सेकंड मैरिज करके लाता है अपनी दूसरी वाइफ को, लेकिन उस दूसरी वाइफ की क्या है? उसकी एक और बेटी है उसकी फर्स्ट मैरिज की वजह से। लेकिन वो उसको बेटी को देखने वो शादी करने के बाद वो क्या चाहता है? भाई मैं तो इसकी बेटी से शादी करूँगा, भाई माँ और बेटी दोनों के साथ क्या कर सकता करूँगा, मैं तो शादी करूँगा। तो लीगली वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कहाँ कवर हो जाएगा? एफिनिटी में कवर हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी चाहता है भाई मैं तो उसकी डॉटर के साथ शादी करूँगा। तो उसकी एक कंडीशन है, वो उस वाइफ के साथ जिसको शादी करके लाया उसके साथ कॉन्जुमेशन करने से मना कर दे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर दे। अगर वो उस लड़की के साथ यानी उस वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर देता है, तो फिर उसके बाद वो उसकी बेटी के साथ शादी कर सकता है अपनी वाइफ को तलाक देकर। यानी जिस वाइफ को शादी करके लेके आया था उसको तलाक देकर उसकी बेटी से शादी कर सकता है वो आदमी। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पर कवर होती है। इसमें सेकंड आता है, ओ सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड आएगा। थर्ड आएगा और किसके साथ शादी नहीं हो सकती? अ फादर वाइफ और एनी अदर असेंडेंट्स वाइफ्स। यानी कहने का मतलब है फादर्स वाइफ यानी उसके फादर की वाइफ एंड एनी अदर असेंडेंट्स वाइफ। यहाँ पर क्या कवर होता है दोस्तों? फादर वाइफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस लड़के की खुद की माँ है।
इसका मतलब सीधा सीधा यही है, वही कंसेप्ट। अगर उसके फादर की शादी 4 औरतों से हुई थी तो वो लेकिन वो जो पैदाइश है वो किसकी है, उसके फादर की, और उसकी माँ की उसके फादर की पहली जो वाइफ थी उसकी पैदाइश है। तो बाकी की 3 वाइफ बच गई हैं उसके फादर साहब की, तो वो उनके साथ ऐसा नहीं है कि भाई वो उनके साथ मैरिज कर लेगा, तो वो प्रोहिबिटेड है बाय दी मुसरत। यानी कहने का मतलब है अगर वो उसको शादी करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, अगर अपने फादर की ही यानी अपनी सौतेली माँ, उनको क्या बोला जाएगा, सौतेली माँ के साथ अगर शादी करता है तो उसको क्या बोला जाएगा कि उसने मुसरत किया। और मुसरत क्या है, एक एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट है, जिसका असर क्या होगा कि उनकी शादी बिल्कुल वॉइड मानी जाएगी, चाहे उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो या फिर न हुआ हो, मैरिज बिल्कुल वॉइड मानी जाएगी। अगला है हमारा 4th, हिज सन और एनी अदर lineal descendants वाइफ। हिज सन्स सन सॉरी ये सन ऐसे होगा यानी बेटे की, वो वाला सन्स नहीं है। सो हिज सन्स और एनी अदर लीनियर डिसेंडेड वाइफ, यानी कहने का मतलब है एक आदमी किसके साथ शादी नहीं कर सकता, अपने सन की वाइफ के साथ, यानी अपने बेटे की बहू के साथ क्या नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। लीनियर डिसेंडेंट का मतलब है नज़दीकी, नज़दीकी जो भी उसके नज़दीक होगी। यानी लीनियर डिसेंडेंट में कौन कवर होगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। लीनियर डिसेंडेंट के अंदर आपकी जो वाइफ है, बेटे की वाइफ है वो कवर हो जाएगी, और उसकी बेटी कवर हो जाएगी, यानी पोती वगैरह होगी तो वो भी कवर हो जाएगी। उसके साथ एक मुस्लिम मेल क्या नहीं कर सकता, मैरिज नहीं कर सकता। अब दोस्तों हमारा लास्ट आता है फोस्टेज। फोस्टेज का मतलब क्या होता है, फोस्टेज का मतलब होता है रिजा, इसको बोलते हैं रिजा, या फिर बोल देते हैं हम पालन पोषण, ये हिंदी में मतलब है, वो मुस्लिम ये मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में मतलब है पालन पोषण। यानी रीजा का मतलब मैं आपको डायरेक्ट वैसे बताता हूँ पहले। रीजा का मतलब है, अगर मान लीजिए कि एक मुस्लिम मेल है, जिस टाइम पर वो पैदा हुआ उसकी माता इस हालत में नहीं थी कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि कोई ऐसी औरत है जिसको बच्चा हुआ है, लेकिन आमतौर पर क्या किया जाता है, उसको कह दिया जाता है भाई तू अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो इसको भी दूध पिला दे। तो एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी माँ के अलावा किसी दूसरी औरत का दूध पिया है, तो कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बचपन में जिस टाइम पर वो शिशु था उस दौरान उसने किसी दूसरी औरत का स्तनपान किया है या फिर दूध पिया है, तो उस औरत को उसकी माँ के समान ही समझा जाता है, या फिर उसका पालन पोषण किया है। और पालन पोषण करने का मतलब ये नहीं है कि भी आपने मेड रखी हुई थी और मेड ने उसको क्या किया है, अगर मेड ने उसका सिर्फ पालन पोषण किया है, भाई उसके कपड़े बदल दिए वगैरह वगैरह, वो चीज़ कवर नहीं होगी। स्तनपान करना ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर उसने चाहे वो मेड भी हो या फिर कोई ऐसी औरत है, चाहे उसकी फादर की अदर वाइफ थी या फिर और कोई थी, उसकी मामा मामी कोई सॉरी मामी थी उसकी, या फिर ताई थी, चाची थी, जो भी है, अगर उसका स्तनपान किया है तो उसको क्या माना जाता है, रीजा माना जाता है कि भाई उसने क्या किया है, रीजा किया है। तो रीजा करने के बाद उसका उस व्यक्ति का उसके साथ शादी करने का राइट खत्म हो जाता है, वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो एब्सोल्युटली इनवैलिड मानी जाएगी, यानी एब्सोल्युटली इनवैलिड का मतलब हुआ कि उनकी शादी बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी और कोई भी लेजिटिमेसी उनके बीच में नहीं होगी। तो हम इसको वैसे लिख लेते हैं, थोड़ा लिख के बता देता हूँ मैं आपको। व्हेन अ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 2 ईयर्स, यानी वो कम से कम कितना होना चाहिए, जब तक 2 साल का नहीं हुआ था, हैज़ बिन सक्ड, हैज़ बिन SUCKLED सर, इसका मतलब होता है चूसना या फिर स्तनपान करना, चूसा हुआ ऐसा कुछ। बाय अ वुमेन
अदर देन हिज ओन मदर, यानी उसकी खुद की माता नहीं थी, देन दैट वुमन बिकम्स फोस्टेज, फोस्टेज मदर बोलते हैं उसको, फोस्टेज मदर ऑफ चाइल्ड, यानी उस चाइल्ड की क्या बन चुकी है, वो फोस्टेज मदर बन चुकी है। तो इस वजह से अगर उसके साथ शादी करता है तो वो भी क्या होगी, एब्सोल्युटली इनवैलिड होगी। लेकिन ये सिर्फ सुन्नी में, अगर सियाज में है तो उसकी एक्सेप्शन है कि भाई सियाज के अंदर ऐसा नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ सुन्नी में माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज कवर होता है एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना रिलेटिव इम्पेडिमेंट स्टार्ट करेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।